चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चले आगे। चलो अब चलते हैं 44 ADA में। वो तो आसान है ज़्यादा। देखो 44 A, जैसे हम 44 AD पढ़ के आए हैं ना, ऐसे ही 44 ADA है। 44 ADA में प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। वही प्रेजम्पटिव इनकम माननी पड़ती है, मतलब मोर लेस बेसिक रीजन वही है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वही है कि आपको प्रेजम्पटिव इनकम माननी पड़ेगी। इसमें प्रेजेंटिव इनकम 50% माननी पड़ती है, 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट। इफ ग्रॉस रिसीट अप टू ₹50 लाख, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख या उससे कम है और यू आर एंगेज्ड इन अ प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA, जो प्रोफेशन 44AA में लिखे हैं यहाँ और यहाँ। अच्छा, आपके लिए 6 गलती ढूंढो वाला अंतर है। जरा मेरे को यहाँ और यहाँ के एलिजिबल एसएससी में कोई डिफरेंस ढूंढ के बता सकता है? एक ही गलती बढ़ानी है, 6 नहीं। पंजाब केसरी नहीं है ना ये। एक डिफरेंस बताओ कि 44 AD में कौन से एलिजिबल एसएससी हैं, 44 AD में कौन कौन से हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? एलिजिबल एसएससी में 44 AD में और ADA में क्या डिफरेंस है? आप शायद क्वेश्चन नहीं पूछ समझ रहे हो। क्वेश्चन समझ आया कि AD और ADA में एलिजिबल एसएससी में क्या डिफरेंस है? बिजनेस बता रहे हो आप तो। अरे पंजाब केसरी एक बार पढ़ लिया करो, अभी फिर बोल रहा हूँ। वहाँ 6 ढूंढने पड़ते हैं, एक तो ढूंढ ही पाओगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल। ओहो, ये तो मुझे ही आपको शिट, रुक जाओ, ये तो मुझे ही आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। देखो अच्छा, यहाँ पे है ना HUF गलत लिखा हुआ है, HUF है नहीं यहाँ पर, ये सॉरी, ये तो इसकी मिस्टेक है, बच गए आप। हाँ HUF नहीं है। देखो 44 AD HUF वाले नहीं जा सकते, क्योंकि HUF को प्रोफेशन अलाउड ही नहीं है। HUF में आदमी प्रोफेशन कर ही नहीं सकता, है ना। तो 44 ADA वाले HUF में नहीं, सॉरी HUF वाले 44 ADA ऑप्ट नहीं कर सकते। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग LLP, यहाँ पे HUF था, यहाँ पे HUF नहीं है ना। ये पंजाब केसरी में टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे मैं एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट का खेल रहा होगा, मैंने भी मार दिया को चिपका के उठा के, हटाना भूल गया। तो HUF में जो HUF जो है प्रोफेशन नहीं कर सकती, HUF ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकती है। यानी कि अगर आपने घर में किसी ने HUF बना रखी है तो नाउ यू कैन नॉट डू एनी प्रोफेशन। HUF कैन नॉट बी एंगेज इन अ प्रोफेशन। इसलिए जो CA फर्म होती है ना, जो CA की पार्टनरशिप फर्म होती हैं, वो पार्टनरशिप फर्म होती हैं, LLP भी होती हैं। लेकिन कोई CA, मान लो घर में 2-3 लोग CA हैं, तो HUF में अपनी फर्म नहीं चला सकते, ठीक है ना। घर में मान लीजिए एडवोकेट है, कई एडवोकेट होते हैं ना परिवार में, पिताजी एडवोकेट है, बेटा एडवोकेट है, कई पीढ़ियों से लोग एडवोकेट चले आ रहे हैं, तो HUF बना के एडवोकेट की प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो HUF इज नॉट अलाउड टू डू प्रोफेशन। तो यहाँ और यहाँ के एलिजिबल एसएससी में डिफरेंस यही है कि रेजिडेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एक्सक्लूडिंग LLP यहाँ पे भी नहीं है, LLP यहाँ पे भी नहीं है। 44 AD में प्रोफेशनल आते हैं, दोज प्रोफेशनल हु आर रेफर्ड अंडर सेक्शन 44AA। वहाँ बेसिकली है CA, CS, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, अकाउंटिंग वाले जो बुक राइटिंग करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं अकाउंटिंग की, और एडवोकेट्स हो गए, वो लोग वहाँ पर हैं 44 ADA में। डॉक्टर्स 44 ADA में नहीं है ना, डॉक्टर्स नहीं है। नर्सिंग होम भी 44 ADA में नहीं है, और नर्सिंग होम 44 AD में आते हैं, बिजनेस में आते हैं। लेकिन 44 ADA के लिए कई लोगों ने, हमारे कोर्ट में केस में डिसीजन हुआ है इसका कि नहीं तो इनकम टैक्स कहता है ये यहाँ आने चाहिए। नर्सिंग होम को वो कहता है इनकम टैक्स की वो प्रोफेशन है। नर्सिंग होम इज नॉट ए प्रोफेशन, इट इज अ बिजनेस, है ना। कोर्ट से सेटल्ड लॉ है कि 44 AD में जा सकता है बिजनेस, नर्सिंग होम वाला 44 ADA में नहीं आएगा। इनकम टैक्स कहता है 44 AD में आओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50% इनकम दिखानी पड़ती है ना। ग्रॉस, अगर मेरी 50 लाख की रिसीट है, मुझे 25 लाख का प्रॉफिट मानना पड़ेगा, 25 लाख का प्रॉफिट मानना पड़ेगा। तो क्यों मानेगा कोई आदमी 25 लाख का प्रॉफिट? किसी को 50% इनकम होती है। हाँ, जो CS एडवोकेट होते हैं उन लोगों की, देखो इन गवर्नमेंट ने कुछ डाटा एनालाइज करा होगा। गवर्नमेंट का मानना यह है कि प्रोफेशनल लोगों के पास ऑफिस के खर्चे कम होते हैं इन कंपैरिजन थ्रू ट्रेडिंग वालों के। ट्रेडिंग वालों के खर्चे ज़्यादा होते हैं और प्रोफेशनल वालों के खर्चे कम होते हैं। एडवोकेट को क्या करना है, एक ऑफिस चलाना है, उसका किराया होगा, 2-4 स्टाफ होंगे, जितना स्टाफ होगा सबसे रेवेन्यू भी आ रहा होगा उसके पास, तो उनके कंपैरेटिवली परसेंटेज में खर्चे कम होते हैं। इसलिए उन्होंने 40% माना, 50% माना कि प्रोफेशनल को अगर 44 ADA में जाओगे अपनी ग्रॉस का 50% 50% इनकम देना है।
ये उन हालांकि 50 लाख तक की इनकम वाले लोग यहाँ आ सकते हैं, रिसीट वाले, ग्रॉस रिसीट वाले, लेकिन इनको इसको ऑप्ट कौन करता है? जिनकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है बस। 15 लाख से ऊपर वाला, 20 लाख से ऊपर वाला नहीं जाता। 20 लाख से ऊपर वाला जाएगा, 10 लाख आएगी, 10 लाख के ऊपर छोटी मोटी रिबेट ले लेगा तो कुछ टैक्स बन जाएगा उसका ना। लेकिन जिसकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख है तो 50 लाख वाला 44AD में क्यों आएगा? ADA में नहीं आएगा ना। 25 लाख रुपए को किसी भी तरह से टैक्स लगाएगा तो 25 लाख पे टैक्स लगने का मतलब है 4.5 लाख, 5 लाख, 5,52,000 रुपये का टैक्स लग जाएगा उसको। 5,62,000 रुपये का, 5,62,000 रुपये का टैक्स कौन देगा? अपनी उसकी 25 लाख रुपए की, 50 लाख की इनकम है या 25 लाख रुपए की इनकम है, उसके ऊपर 5,62,000 रुपये टैक्स कौन देगा? तो 44AD इतना लिक्रेटिव नहीं है जितना लिक्रेटिव 44AD है, इतना ADA नहीं है। लेकिन फिर भी ऑप्शन है। अगर आप न्यू रिजिम में जाओगे तो ये जो 50 लाख की लिमिट है वो 75 लाख हो जाती है। अगर आप 115 BSE में रिटर्न भरना चाहते हो पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल की, और आप 44 मतलब बिजनेस में उस प्रोफेशन में जो 44ADA में है, तो आपको 50 लाख की जगह 75 लाख तक भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, और सॉरी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं बनाने, अपनी इनकम का 50% दिखाओ और टैक्स दे दो जो बचेगा। 75 लाख तक भी नहीं जा सकते। हालांकि इंस्टीट्यूट और CA कम्युनिटी और जो एडवोकेट वगैरह है वो लगे हुए हैं कि इसकी परसेंटेज को कम करो, 30%, 25% करो, लेकिन इनकम टैक्स नहीं मान रहा है, उन्हें 50% ही रखा है। ग्रॉस रिसीट का 50% ही आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी इफ यू आर एंगेज इन अ प्रोफेशन रेफर्ड अंडर सेक्शन 44AA and you want to opt for 44ADA and your turnover does not exceed 50 lakh or 75 lakh in case of 115 BAC। अगर आपकी इनकम 50 ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है या फिर 75 लाख से कम है इन केस ऑफ 115 BAC, तो आपको अपनी ग्रॉस रिसीट का 50% प्रॉफिट दिखाओ और रिटर्न भर लो, बाकी हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे। ठीक है, 44AD बस इतना ही था। AD में चैलेंज है, ADA में कुछ नहीं है, इतना सही है। अगर मान लो आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर हो गई तो, और आप 115 BSE में नहीं जा रहे हो, आप प्रोफेशन में हो, यू आर एडवोकेट एंड योर ग्रॉस रिसीट इज 80 लाख, सॉरी योर ग्रॉस रिसीट इज 60 लाख, 50 लाख से ऊपर हो गई, एंड यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 44ADA, ऑप्ट ही नहीं कर पाओगे ना। पहली बात तो अगर आपकी टर्नओवर 60 लाख हो गई तो आप 44ADA में जा सकते हो क्या? अगर आप पुराने रिजिम में रहते हो तो नहीं जा सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? फिर पता नहीं सर क्या बोल रहे हवा में, ये क्यों बात हुई? ये तो न्यू रिजिम मर्जी कोई ऑप्शन मैंडेटरी कोई है? देखो यू आर अ CA, हाँ अब सही आ गए, एंड ग्रॉस रिसीट इज 60 लाख एंड नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, 115 BAC, तो क्या करोगे? ऑडिट कराना पड़ेगा। यानी कि प्रोफेशनल का ऑडिट कब हो जाता है? 50 लाख से ऊपर ही हो जाता है ना। इसमें वो 95% वाला क्राइटेरिया नहीं लगता इसके अंदर। अच्छा, इनके साथ एक ऑप्शन और है, इनको 44ADA वालों को, 44ADA वालों के लिए एक ऑप्शन है कि वो हर साल चूज कर सकते हैं कहाँ जाना है, जो 44AD में नहीं था। 44AD में क्या कहानी थी? आप अगर बाहर चले गए तो 5 साल तक वापस नहीं आ सकते। तो 44AD वालों के लिए ऑप्शन है, वो हर साल डिसाइड कर सकते हैं कि हम जाना है रहना है, जाना है रहना है, ये हर साल चूज कर सकते हैं, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इनके लिए 5 साल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो 44ADA में क्लॉज 4, 44AD का जो क्लॉज 4 है वो यहाँ नहीं लगता है ना। 44AD का क्लॉज 4 रोकता है, वो ये कहता है कि अगर आप बाहर चले गए अपनी मर्जी से तो आप अगले 5 साल तक यहाँ नहीं आ पाओगे, है ना। लेकिन 44ADA में क्लॉज 4 है ही नहीं। जो 44AD का क्लॉज 4 है, सबसेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि आप एक बार बाहर चले गए तो 5 साल तक अंदर नहीं आ सकते। अगर अपनी मर्जी से बाहर गए हो तो 5 साल तक अंदर। लेकिन 44AD में वो वाला क्लॉज ही नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से हर साल डिसाइड करो। यहाँ पे आपने 44ADA लिया, यहाँ पे नॉट ऑप्टेड, कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब यहाँ पे फिर ऑप्टेड, हर साल ऐसा कर सकते हो। 44ADA वाले केवल, क्लियर है। तो 44AD में कोई कहानी नहीं है। 50 लाख से ऊपर हो तो ये ऑडिट हो जाएगा अगर आप पुराने रिजिम में हो, और अगर आप नए रिजिम में तो 75 लाख तक कोई ऑडिट नहीं होगा, 75 लाख के बाद ऑडिट हो जाएगा। अब लास्ट है, हाँ इतने में हो जाएगा, आधा घंटे में। 44AE, 44AE क्या कह रहा है? 44AE कहता है कि अगर आप मान लीजिए ट्रक ऑपरेटर हो, आप फ्रेट फॉरवर्डिंग के बिजनेस में हो, आप ट्रक ओनर हो, है ना,
ट्रक ओनर हो, फ्रेट फॉरवर्डिंग के बिजनेस में हो, तो भी हम मानते हैं कि चलो आपको तो बुक्स ऑफ अकाउंट का बिल्कुल भी झमेला नहीं देंगे। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपके पास 10 से ज़्यादा बिजनेस ट्रक नहीं होने चाहिए किसी भी साल में। इन एनी डे इन द प्रीवियस ईयर नंबर ऑफ ट्रक्स मस्ट नॉट एक्सीड 10, है ना। साल में किसी एक दिन भी अगर आपके पास ट्रकों की संख्या 10 से ज़्यादा हो गई, आप 44AE के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। यहाँ पे इनकम नहीं है, इनकम कितनी होगी वो तो बताएगा, इनकम तो उसने खुद बता रखी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ट्रकों की संख्या, जो आपके पास फ्लीट है, उस फ्लीट में जो कमर्शियल फ्लीट है, उस फ्लीट में 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए किसी भी एक दिन भी, ठीक है। एलिजिबल पर्सन एंगेज इन द नोटिफाइड बिजनेस फॉर टू ऑप्ट आउट फॉर सेक्शन 44 टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 44AE प्रेजेंटिव इनकम एनी एसएससी ओनिंग, यहाँ पे ध्यान रख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है एलिजिबल एसएससी में? एलिजिबल एसएससी में यहाँ कौन कौन आ सकता है? एनी एसएससी, है ना। बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है यहाँ पे, है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सेक्शन ही नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रेजेंटिव इनकम सेक्शन ही नहीं है। उसके अलावा कोई भी आ सकता है, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, LLP भी शामिल है यहाँ पे। अभी तक LLP नहीं थी ना, तो वहाँ पे LLP भी है। तो 44AE में इंडिविजुअल, HUF, LLP सब आ सकते हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म भी आ सकती है। एनी एसएससी ओनिंग नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेज व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसके पास पिछले साल में किसी भी दिन 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, तो 44AE में आ सकता है। ये तो 44AD के ये उसके हैं। अब यहाँ 44AE लास्ट वाली स्लाइड में, इसमें विंडो में, एलिजिबल एसएससी अंडर सेक्शन 44A एंड टर्नओवर लिमिट, टर्नओवर इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ही टर्नओवर है आपका, है ना। और टर्नओवर क्या होगी? फॉर हैवी गुड्स व्हीकल कैरिंग कैपेसिटी विल बी ₹1000 पर टन। देखो क्या कह रहा है ये, सेक्शन 44AE ये स्पेसिफाइड ट्रांसपोर्टर बिजनेस के लिए और किसी के लिए नहीं लगता, है ना। इसके पास क्या है, अगर कोई हैवी व्हीकल ट्रक है, हैवी व्हीकल का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी इसकी एक्सीडिंग 12 टन है, 12 टन से ज़्यादा जिसकी भी कैरिंग कैपेसिटी होगी वो सब कैसे माने जाएंगे? हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल अगर किसी भी ट्रक की आपके 12 टन से ज़्यादा की कैरिंग कैपेसिटी है तो उसकी टर्नओवर इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो टर्नओवर या प्रॉफिट, तो उसकी टर्नओवर कैसे डिसाइड होगी? ₹1000 पर मंथ पर ट्रक पर व्हीकल। यानी कि अगर आपके पास 16 टन की कैरिंग कैपेसिटी वाला कोई व्हीकल है तो टर्नओवर कैसे आएगी? ₹1000 इंटू 12, 12 महीने। 12 महीने का मतलब जितने दिन वो ट्रक आपके पास है। अगर मान लीजिए बीच में बेच दिया तो बीच के ही रहेगा। मान लीजिए आपने 6 महीने बाद बेच दिया तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 6 महीने से। पर मंथ इंटू पर टन, 16 टन, है ना। अगर हैवी कैरिंग कैपेसिटी वाला है, 12 टन से ऊपर की कैरिंग कैपेसिटी है, तो ₹1000 पर मंथ पर टन, ठीक है। तो 16 टन का है तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा? 12,000 इंटू 16 कितना आ रहा है? कितना? 192। चलो ठीक, भूल चूक लेने देनी गलती से पंकज की, ठीक है, ठीक कह रहे होंगे वो। तो इसका यही प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट हो गया? 1 लाख। अगर ऐसे 16 टन वाले 4 ट्रक हुए तो इंटू, यहाँ पे इंटू 4 भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 चौक 76 और 2 चौक 8, 7,68,000। कितना आ रहा है? चलो आज तो कैलकुलेटर काम कर गया। तो कितनी हो जाएगी? 768, ठीक है। तो अब ये क्या इसकी टर्नओवर है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, यही टर्नओवर है, ये प्रॉफिट। टर्नओवर इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन अगर आपके पास 12 टन और उससे कम कैरिंग कैपेसिटी वाले ट्रक होंगे तो ₹1,000 पर टन पर मंथ, तो टर्नओवर क्या होगी आपकी? सॉरी, ₹7,500 पर मंथ पर ट्रक। अगर आपके पास नंबर जो ट्रक हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी 12 टन से कम है, मतलब हैवी व्हीकल नहीं है, तो क्या होगा? ₹7,500 पर मंथ पर ट्रक। वहाँ टन का चक्कर ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास 10 टन वाला है तो टन से मल्टीप्लाई नहीं करना, ₹7,500 पर मंथ पर ट्रक।
ध्यान रखो, फिर से देखना, अगर आपके पास कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू और लेस देन 12 टन, 12 टन से इक्वल टू लेस देन 12 टन, 12 टन या उससे कम है, तो क्या करना है, ₹7,500 पर मंथ पर व्हीकल। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपके पास 4 ट्रक हैं ऐसे, या 6 ट्रक ऐसे हैं, 6 व्हीकल हैं आपके पास, तो क्या होगा, 7,500 इंटू 12 इंटू 6, ठीक है, ये कितना आया, 5। अब ये आपकी टर्नओवर है या फिर प्रॉफिट है, इज इट अ टर्नओवर और प्रॉफिट, दोनों है, प्रॉफिट ही है, इसी पे टैक्स देना है, टर्नओवर इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये टर्नओवर मानो या प्रॉफिट, कायदे से तो ये प्रॉफिट है क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं ना, तो टर्नओवर वर्ड ठीक है, टर्नओवर इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट ही है असल में, है ना। वैसे टर्नओवर डिसाइड हुई बट यही प्रॉफिट है, यानी कि ये क्या कह रहा है अगेन, ये फिर वही कह रहा है कि इट हैज, अगर आप किसी भी प्रेजेंटिव सेक्शन के अंदर जाते हो, इट इज अज्यूम्ड यू क्लेम्ड ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम सेक्शन 30 टू 37, 30 से लेके 37 38 तक के सारे खर्चे आपने क्लेम कर लिए हैं, है ना। तो 44AE में भी वही वाली बात है, 44AD में भी वही बात है, 44AD में भी वही बात है, ठीक है। तो अब मान लो यहां तक बात क्लियर हो गई, बस लास्ट ये है XY TPT का सर्विसेज, TPT सर्विसेज वाले, इसके पास ये हैं ट्रक 14 टन वाले और ये हैं लेस देन 12 टन वाले, ध्यान रखना, है ना, लेस देन 12 टन वाले व्हीकल हैं और ये 14 वाले हैं। अब मान लो 1 अप्रैल 2022 को ये थे 5 और ये थे 3, यहाँ पे चलते थे टोटल कितने हैं, 8 हुए। क्या ये 44AE में जा सकता है, जा सकता नहीं जा सकता, ही मस्ट नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक इन एनी डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो कितने हैं अभी, तो उसके पास 8 ही हैं, जा सकता है, कोई बात नहीं। 1 अगस्त 2022 को इसने यहाँ से 2 बेच दिए और यहाँ पे 4 खरीद लिए, छोटे वाले खरीद लिए। अब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ ट्रक हो जाएंगे इसके पास, कितने हो जाएंगे टोटल, कितने, 10 होंगे। तरुण 5 में से दोगे 3 बचे, 3 तो बड़े बचे और 7 छोटे हो गए, तो 10। 44AE में जा सकता है कि नहीं जा सकता, सेक्शन 44AE, यस यस। फिर इसने क्या करा, 30 अगस्त 2022 को एक यहाँ से बेच दिया, यहाँ पे 2 ऐड कराए और यहाँ पे से कुछ नहीं करा। अब कितने, 12। और 31 अगस्त 2022 को यहाँ से इसने 3 बेच दिए, अब कितने, 9। क्या ये 44AE में जा सकता है, हैं? तो फिर आप 44AE समझे नहीं, ये यहाँ पे इसके पास 12 हो गए, तो अब ये इस पूरे साल में 44AE में जा ही नहीं सकता था। एक दिन 12 हो गए ना, इन एनी डे प्रीवियस ईयर लिखा है वहाँ पे, किसी भी दिन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसके 12 हो गए, भी 44AE में जा ही नहीं सकता। चाहे आप मान लो 31 मार्च तक, 31 मार्च 2023 आते आते इसके पास 6 ही ट्रक बचे थे, क्या 44AE में जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि साल में एक दिन इसके पास कितने हो गए, 10 से ज़्यादा हो गए, 12 हो गए। तो 44AE इज़ नॉट फॉर दिस एसएससी। अब इसके लिए 44AE नहीं बचा, इसे नॉर्मल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, नॉर्मल अपनी टर्नओवर करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अच्छा चलो, अब ये वाली बात क्लियर हो गई, बस छोटी सी। 1 अप्रैल 2023, 15 मई 2023 और 31 मार्च 2024,
यहाँ पर इसके पास नॉर्मली मान लेते हैं, और छोटे व्हीकल ही थे, यहाँ पर इसके पास 8 थे, यहाँ पर इसने 3 बेच दिए, माइनस कर दिए, और यहाँ पर आते आते कितने बचेंगे इसके पास 5, ऐसे तो होगा। 8 थे, 3 यहाँ बेच दिए, 8 लास्ट में 5 बचे। इसकी इनकम कैलकुलेट कर दो बस। सब छोटे व्हीकल हैं, लेस देन इक्वल टू और लेस देन 12 टन वाले हैं ये, मतलब 7,500 रुपये पर मंथ वाले हैं ये। हाँ 15 मई को बेच दिए, 3 ट्रक बेच दिए ऐसा। किसी की नहीं है, बताओ कितनी आई? 483। कैसे करी बताओ? पहले सर 1 महीने निकाल 8 ट्रक की। हाँ 60,000। 8 7,500 पर मंथ, 60,000। अच्छा ठीक है। इसमें फिर 8 ट्रक निकाली 15 दिन की। क्या चीज़? 8 ट्रक 8 पे बना नहीं? अच्छा मैं वही क्या नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, नहीं निकला। अगर जो ट्रक एक दिन भी रहा ना तो उसकी इनकम मानी जाएगी, यानी कि ये 8 के 8 की ट्रक की इनकम 2 महीने की मानी जाएगी इंटू 2। तो ये कितने हो जाएंगे? 1,20,000। 1,20,000 हो जाएंगे ना। अब यहाँ से 1 जून से यहाँ पे, अब ये मई में तो पूरे 8 ट्रक थे, 1 जून 2023 से लेके यहाँ 31 मार्च 2023 तक मेरे पास कितने हैं? 5 ट्रक। 5 ट्रक इंटू 7500 इंटू कितने महीने? 10 महीने। ये निकाल लो कितने होते हैं, कितने हो गए? 3,75, 1,20 और 3,75, ये मेरी इनकम है जो भी आ गई। 1,20 और 3,75। अगर ट्रक आपका एक दिन भी रह गया तो उसकी इनकम पूरे महीने की मानी जाएगी, प्रेजम्पटिव इनकम। क्लियर है ना? एक दिन भी ट्रक आएगा पूरे महीने की इनकम मानी जाएगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे वो एक दिन भी रहे या आधा दिन रहे, तो पूरे महीने की इनकम मान ली जाएगी। ये मेरी 44AE की इनकम है। इनकम अंडर सेक्शन 44AE, है ना? क्लियर? चलो अब 10 मिनट आप भी रेस्ट करो, फिर वो टैली वाला शुरू करते हैं ना 12 बजे से।